नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और प्यारे बच्चों, इस समय मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से एक टॉपिक हो चुका है। आज दूसरा टॉपिक आपके बीच में लेकर के आया हूँ और इसका नाम है गजनवी वंश और महमूद गजनवी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको समझिए, कहानी के रूप में समझिए। सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और पढ़ने में खूब मजा आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं गजनवी वंश और महमूद गजनवी। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि जो ये गजनवी वंश है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, किसने की थी, और धीरे धीरे करके एक हम तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों, ये कहाँ पर हुई थी? ईरान में। और गजनवी वंश की स्थापना ईरान में हुई थी और किसने किया हुआ था? तो अलप्तगीन। मेरे साथ बोलिए, गजनवी वंश की स्थापना ईरान में हुई थी। किसने किया था? अलप्तगीन ने। किसने किया था? अलप्तगीन, याद रखिएगा। एक्चुअली गजनवी वंश है तो महमूद गजनवी भी इस तरह से ऑप्शन में मिल जाएगा। तो महमूद गजनवी आप नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे कि गजनवी वंश की स्थापना अलप्तगीन ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद अलप्तगीन के बाद में फिर क्या हुआ? ये सुबुक्तगीन देख रहे होंगे आप लोग। क्या नाम लिखा है बच्चों? सुबुक्तगीन। ठीक है, ये शासक बना। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कौन था? ये तो अलप्तगीन का जो सुबुक्तगीन था, ये क्या था? इसका ये दामाद था। ये मतलब दामाद। ठीक है, ठीक है। जो सुबुक्तगीन था ये दामाद था। सुबुक्तगीन क्या था? दामाद था। किसका दामाद था? अलप्तगीन का। ठीक है, तो अलप्तगीन ने सुबुक्तगीन को शासक बना दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। ये जो सुबुक्तगीन है, इसके दो मतलब सुबुक्तगीन की कई रानियां थी, कई पत्नियां थी, लेकिन कई पत्नियों से सुबुक्तगीन जो शासक बना हुआ था, इसके मुख्य रूप से दो पुत्र थे, महमूद गजनवी और इस्माइल। ठीक है बच्चों, तो सुबुक्तगीन के कई पत्नियों से दो पुत्र हुए, जिसमें से आपका एक बच्चे का नाम है इस्माइल और दूसरे का क्या नाम है बच्चों? महमूद गजनवी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में भाई थे, सगे भाई नहीं थे। ये दूसरी पत्नी के पुत्र थे और ये दूसरे। ठीक है, तो जो महमूद गजनवी था, यह जाबुली एक प्रदेश है। ठीक है, वहाँ जाबुली प्रदेश में जो महमूद गजनवी की माँ थी, जाबुली प्रदेश की रहने वाली थी और ये बहुत ही अच्छे खानदान से, अच्छे परिवार से थी। तो ये उन्हीं का बेटा था। ठीक है, तो जाबुली जाबुली के आपका ये धन महमूद के नाम से इनको जाना जाता था, महमूद गजनवी को। ठीक है बच्चों, लेकिन जो सुबुक्तगीन ने, जो इस्माइल था, ये बहुत ही क्या था? आकर्षक था, सुंदर था। तो बहुत ही चहेता था सुबुक्तगीन का। इस्माइल बहुत चहेता था, तो इन्होंने क्या कर दिया? उसको उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, लेकिन इस्माइल के अंदर जो है कि उत्तराधिकारी बनने के कोई गुण नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या किए कि महमूद गजनवी फिर क्या करता है? निश्चित रूप से भाई, एक भाई के रूप में उसको लगेगा कि मैं तो योग्य हूँ और पिताजी हमारे बना दिए इस्माइल को या दूसरे अन्य भाई को। तो इनको मन ही मन क्या होने लगी? जलन होने लगी। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं ये महमूद गजनवी साहब? क्या करते हैं ऐसे देखिए, ये महमूद गजनवी साहब अंदर ही अंदर क्या करते हैं? इनके पास धन दौलत पैसा रहता है, क्योंकि जाबली प्रदेश जो कि बहुत धनवान एक खानदान से इनकी माँ थी, तो पैसा इनके पास रहता ही है। क्या करते हैं? अपनी ये क्या करते हैं बच्चों? सेना तैयार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये सेना तैयार कर लेते हैं। सैनिकों को तैयार करके इस्माइल पर क्या कर देते हैं? हमला करके फिर इनको इनको अपने रास्ते से हटा देते हैं। महमूद गजनबी अपनी सेना तैयार वार करके इस्माइल को अपने रास्ते से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, अब एक छत्रराज किसका चलेगा? महमूद गजनवी का। ठीक है बच्चों, पहले ऊपर समझ लीजिए कि गजनवी वंश और महमूद गजनवी स्थापना किया था अल्पतगीन ने। और इसके बाद सुबुक्तगीन आए। सुबुक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का दामाद था। ठीक है बच्चों, और सुबुक्तगीन के दो बच्चे थे, इस्माइल और महमूद गजनवी, और विभिन्न विभिन्न रानियों के बच्चे थे। इनकी माता, इस्माइल की माता अलग थी और महमूद गजनवी की माता अलग थी। तो उन्होंने सुबुक्तगीन ने इस्माइल को उत्तराधिकारी बना दिया, महमूद गजनवी को नहीं, जबकि योग्य महमूद गजनवी था। इनको जलन होने लगी तो क्या किया? अपनी सेना तैयार करके इस्माइल को रास्ते से हटा दिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं।
महमूद गजनवी का जो इतिहास है बच्चों, ये महमूद गजनवी ने जो भी काम किए, जैसे महमूद गजनवी जब शासक बना तो इसके तीन ही मेन उद्देश्य थे। पहला है साम्राज्यवादी विचारधारा की प्रवृत्ति थी इनकी, और दूसरा क्या था, धन, खूब अधिक से अधिक धन कमाए या लूटे। कमाने से क्या मतलब, लूटने से है। और इस्लाम का प्रचार और प्रसार से है। ठीक है बच्चों। तो महमूद गजनवी, और इसने 1000 से लेकर के 1028 के बीच में, महमूद गजनवी 1000 से लेकर के 1028 के बीच में इन्होंने क्या किया कि भारत में कई बार आक्रमण किया। और महमूद गजनवी का ये जो सारा वर्णन है, साम्राज्यवादी और धन लूटना, इस्लाम का प्रचार प्रसार, तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम क्या है प्यारे बच्चों, हेनरी इलियट। तो इन्होंने अपने लिखा था, ये सारी बातों को, इन सभी तथ्यों को हेनरी इलियट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। ये महमूद गजनवी जब ये चला, ये भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए, कहीं से सुन रखा था कि भारत जो है कि सोने की चिड़िया है, तो इसके मन में विचार आया, क्योंकि इसका क्या मेन मकसद था, इसका मेन मकसद था ये धन कमाना, धन लूटना। तो अब क्या किए कि इन्होंने अपनी सेना उना ले लिए, सेना लेकर के चल दिए भारत की तरफ, ठीक है, आक्रमण करने के लिए। तो आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपका भारत हो गया, ये गुजरात हो गया, गुजरात से फिर आपका ये आपका इधर आ गया, केरल साइड से पूरा हो गया। और इधर जो है ये अभी आपका देख रहे हैं छोटा छोटा ये बना हुआ है, ये आपका ये पाकिस्तान है। क्या है, तो उस समय ये जो भारत और पाकिस्तान सब एक ही में था, बंटवारा तो बाद में हुआ है 1947 में। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये जब आपका चला, ये महमूद गजनवी चला, तो ये उत्तर और आपका पश्चिमी साइड से युद्ध करते हुए इधर आया। और आने के पश्चात क्या किया, जो भी यहाँ पे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे उनको हराते हुए पहुंच गया मुल्तान। ठीक है बच्चों, कहाँ पहुंच गया, मुल्तान। मुल्तान कहाँ पर पड़ता है, नाउ द प्रेजेंट टाइम में मुल्तान कहाँ पर है प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में है। तो इसको यहाँ पर बहुत अधिक सोना मिला। ठीक है, तो सोना मिला, इसलिए इसने क्या किया, मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से भी इंडिकेट किया। मतलब मुल्तान को इसने क्या किया कि स्वर्ण नगरी है। ठीक है, और इसके बाद इसने फिर अपना जो है कि वो आक्रमण जो है आगे जारी रखना चाहा। जब मुल्तान तक पहुंच ही गया है, तो अब इसके बाद अब उसको अब कहाँ धन मिलेगा, कहाँ सोना मिलेगा, जिससे कि अपना और झोली भर सके। तो उसने सुन रखा था कि जो भारत के मंदिर होते उस समय है, तो उस समय जो सबसे अधिक धन, पैसा और जो सारी चीजें होती थी, ये सब कहाँ पे मिलती थी प्यारे बच्चों, मंदिरों में मिलती थी। तो मंदिरों में उस समय, तो इसने सुन रखा था पहले से। तो आपका एक सोमनाथ का मंदिर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसने वो जानता था। तो वो क्या किया, वहां से वो चल दिया। तो अपने सैनिकों को काफिले बना करके चलना शुरू किया। यहाँ से चलते चलते तब इधर की तरफ आने लगा, गुजरात के। अब पहले जानिए कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में, ऐसे समझिए, सोमनाथ का मंदिर कोई पूछे आपसे कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद एक शहर है, वहीं पर साबरमती नदी के किनारे सोमनाथ का मंदिर है। ठीक है बच्चों, और सोमनाथ का मंदिर किसका मंदिर है, भोलेनाथ का है, शिव जी का है। ठीक है, बहुत ही दिव्य मंदिर है। उस मंदिर के अगल बगल भी देखेंगे खूब प्रांगण है और छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो बिल्कुल दर्शनीय स्थल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सोमनाथ का मंदिर हिंदू धर्म का, और हिंदू धर्म कितने, वैष्णव और शैव धर्म बटा। तो वैष्णव वहाँ पर नहीं, बल्कि क्या जानेंगे, ये हिंदू धर्म से भी किसी बिलोंग करता है, शैव धर्म से। याद रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका वहाँ से मुल्तान से खूब सोना लूट लिया। लूटने के बाद फिर इसने कहाँ पर किया, ये आ गया इधर। जब अपने काफिले के साथ आ रहा, तो रास्ते में कई लोगों ने इनको टोका कि भाई इतनी सेना, इतने लोगों को लेकर के आप कहाँ जा रहे हैं। सभी लोगों ने पूछा ये आपके महमूद गजनवी साहब से, महमूद गजनवी साहब से पूछा कि इधर आप ये कहाँ जा रहे हैं। तो इसने अपना एक बेचारा सा टाइप का अपना व्यवहार करते हुए कि हम लोग तो साहब जा रहे हैं, कुछ काम धाम की तलाश में जा रहे हैं। सुना है कि आपका गुजरात में या अहमदाबाद में कुछ इस तरीके से अच्छा खासा हम लोग को काम मिल जाएगा, अपना रोजी रोटी चलाने के, मतलब इस तरीके से एक फकीर टाइप का बनकर कि आप मजदूर टाइप का कि हम लोग जा रहे हैं अपने काफिले के साथ, कहीं मिल जाएगा सहारा, अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही पहुंचे
इन प्यारे बच्चों जैसे ही आपके सोमनाथ मंदिर पर पहुंचे, ये अपने असली रूप में आ गए और वहां पर आकर के ही और उनको देखते ही वहां के जो पुजारी थे भागने लगे सोमनाथ मंदिर पे, जैसे ही देखे और ये अपने रूप में अपने हथियार के साथ लैस होकर के आए थे और पुजारी भागने लगे। और यहाँ पर इन्होंने खूब ज़्यादा इतनी मात्रा में सोना यहाँ पर इन्होंने लूटा कि मत पूछिए। वहाँ के मंदिर को पूरा वो ले लिए और जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात जो भी वहाँ का पूरा ये था, सब कुछ था, धन दौलत सब लूट लिया। और तो कहा तो ये भी जाता है कि महमूद गजनबी इतना वहाँ से धन लूटा सोमनाथ के मंदिर से कि इसके जो घोड़े थे, जो ऊँट थे, मतलब पूरा भर गया। मतलब इसके पास इतना ज़्यादा वहाँ पे सोना इसको मिला कि मतलब इसके पास संसाधन नहीं थे। जैसे इस समय तो हम ट्रक के माध्यम से, इसके माध्यम से लाद के कोई सामान ले आते हैं, तो उस समय महमूद गजनबी को जो उस समय तो उनका संसाधन वही था, घोड़े हुआ करते थे, ऊँट वगैरह हुआ करते थे। उस पे लादने के बाद भी इसके बहुत सा सोना और चांदी सब क्या हो गया, बच गया। ठीक है बच्चों, तो आगे आगे देखते हैं। तो इस तरीके से लेकिन जब ये चला, रास्ते में आ रहा था, तो जो जाट होते हैं रास्ते में, इनको जाटों ने क्या किया, घेर लिया। तो जाट उस समय जो सोमनाथ के मंदिर से लूट करके मोहम्मद गजनवी आ रहा था रास्ते में, तो जो जाट होते हैं बच्चों, ये जाट जाट ठीक है, जाट एक जाति है, बिरादरी है। तो एक जाट बहुत ही बहादुर और वीर होते हैं। तो क्या किए कि इनको मालूम चला कि ये तो वहां से लूट कर जा रहा है, तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सब लोग मिल करके क्या किए, इनका सामना किए। किसका सामना किए, आपका महमूद गजनबी का सामना किया। तो बहुत ही चालाक था, वह चतुर था। वो क्या किया कि रास्ते में जैसे मतलब वो सोना वोना लूट के जा रहा है, अपने घोड़े से भाग रहा है, तो इसको लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। तो जब पीछा कर रहा है तो अपना कुछ सोना कुछ चांदी क्या है रास्ते में से गिरा देता था, घोड़े पर से इसे गिरा देता था। निश्चित रूप से अगर कुछ अगर कीमती चीज गिर रहा है तो निश्चित रूप से हम उसको, ठीक है, उसका पीछा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ गिर रहा है तो आदमी क्या, एक लालच में आ जाता है, तो वो भी क्या लगा उसको रखने लगे, उठा उठा कर रखने लगे। और इतने में क्या हुआ कि उसके घोड़ा जो भाग रहे थे जिससे है, और आगे निकल गए। तो इस तरीके से बहुत चालाकी से महमूद गजनवी क्या किया, ये सारा धन दौलत लेकर के आगे बढ़ गया। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। इतना होने के बावजूद भी जो महमूद गजनवी था प्यारे बच्चों, ये अपने दरबार में विभिन्न प्रकार के साहित्यकारों का भी संरक्षण रखता था, उनको संरक्षण देता था। ठीक है, तो इसने लगभग कितने साहित्यकार देख लीजिए, बैहाकी यहाँ पे, ठीक है बच्चों, क होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये बैहावी नहीं बैहाकी हो जाएगा, याद रखिएगा, बैहाकी, बैहाकी, उत्वी, फराशी, फरासी और अलबर्नी। मतलब महमूद गजनबी के समय में ये चार जो है साहित्यकार हुए, बैहाकी, उत्वी, फरासी और अलबर्नी। ठीक है, तो ये उत्वी जो है प्यारे बच्चों, उत्वी ने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या है, तारीख ए यामिनी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब प्रश्न बनते हैं, हैं? कि जो पहले तो पूछा जाएगा कि बैहाकी, उत्वी, फरासी, और आप इसमें दो नाम कम से कम याद रखिएगा, उत्वी और अल बर्नी। ठीक है, उत्वी और अल बर्नी क्या है, किसके समय में थे, तो क्या बताएंगे, महमूद गजनबी के समय में थे। ठीक है बच्चों, और उत्वी के ने किताब लिखा था जिसका क्या नाम था, तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी। और ये जो उसने किताब लिखी थी उसमें ही सबसे पहले इसने क्या कहा था, भारत को सोने की चिड़िया कहा था। तो भारत को सोने की चिड़िया का मतलब क्या हुआ, क्या सोने की चिड़िया उस समय हुआ करती थी, ऐसा नहीं है। सोने की चिड़िया कहने का मतलब यह है कि जो भारत है बहुत ही धन वैभव से संपन्न देश है, और यहाँ पे खूब सारा सोना है, चांदी है इत्यादि। सोने की चिड़िया चिड़िया मत समझिएगा, ठीक है, यानी कि बहुत यहाँ पर धन दौलत है, सोना चांदी इत्यादि पाया जाता है। तो इस तारीख ए यामिनी, क्वेश्चन पूछेगा किसने लिखा, उत्वी ने, तारीख ए यामिनी उत्वी, ऐसे याद कर लीजिएगा। उत्वी आधा तय है, तारीख से स्टार्ट होता है, उत्वी तारीख ए यामिनी। फरासी है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको और जो इम्पोर्टेंट बच्चों याद रखना है वह है आपका अल बरूनी। क्या नाम याद रखेंगे आप, अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, अबुरिहान। क्या नाम है, अबुरिहान। अल बरूनी का दूसरा नाम है, अल बरूनी का दूसरा नाम क्या है, अबुरिहान। ठीक है, और ये कहाँ का रहने वाला था प्यारे बच्चों, ख्वारिज्म का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, ख्वारिज्म। ख्वारिज्म कहाँ पड़ता है, ईरान का एक प्रदेश है, ईरान का एक प्रदेश है जिसका नाम है ख्वारिज्म। ठीक है, और वहीं का रहने वाला था, कौन था,
अल बरूनी। तो इसके बारे में एक एक बिंदु को याद करिए। परीक्षा, छोटी परीक्षा हो चाहे पीसीएस हो चाहे कोई बड़ी परीक्षा हो, यहाँ पर अल बरूनी से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म का। ख्वारिज्म कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका दूसरा नाम क्या था? अबरिहान। अब इसके बाद देखिए, यह बच्चों क्या है कि यह बहुभाषाविद था। बहुभाषाविद कहने का मतलब बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। अल बरूनी जो है इतिहास का, भूगोल का, गणित का, समाज शास्त्र का, भौतिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का, मतलब जितने विषय वगैरह होते हैं, अल बरूनी को सभी विषयों का नॉलेज था। और बहुभाषाविद मतलब विभिन्न प्रकार की भाषाओं पर भी उसकी बहुत अच्छी खासी पकड़ थी। तो याद रखिएगा, अल बरूनी कहाँ था? ख्वारिज्म का, ईरान प्रदेश का। इसका दूसरा नाम ये है बहुभाषाविद था। और इसका जन्म जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। और इसकी एक किताब है, इसको देख लीजिए। अल बरूनी साहब की किताब है, किताब का नाम देख लीजिए आप लोग, तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद। दोनों का मतलब एक ही है। ये पीसीएस में कई बार पूछा है बच्चों, ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। किताब ऐसे पूछेगा, किताब उल ए हिंद किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन उसमें अल बरूनी भी रहेगा, ठीक है। तो किताब उल ए हिंद या तहकीक ए हिंद, ठीक है। तो ये जो उनकी किताब थी अल बरूनी साहब की, इसमें भारत की संस्कृति के बारे में, नदी के बारे में, झरने के बारे में, यहाँ पे कौन सी नदी को क्या मान्यता प्राप्त है, यहाँ की क्या उस समय की स्थिति थी, कैसे लोग रहते थे, इनका रहन सहन क्या होता था, क्या अमीरी क्या गरीबी। कहने का मतलब है टोटल आपका भारत का जो आपका एक पेडागॉजी है, जो पूरा जो टोटल स्ट्रक्चर जो होता है, वो मतलब उसने इस किताब में लिखा हुआ था। किसने? अल बरूनी ने। और ठीक है, और एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो तहकीक हिंद या किताबुल हिंद थी, ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो क्या बताएंगे? अरबी। ऑप्शन में तुर्की, फारसी, संस्कृत, कुछ भी और लिखा रहेगा तो आप याद रखिएगा, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद जो बुक है प्यारे बच्चों, अल बरूनी द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? तो क्या बताएंगे? अरबी। याद रखिए, मैं इससे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, अल बरूनी, ठीक है। यहाँ तक ये बातें समाप्त होती है। अब इसके बाद दौर आता है मोहम्मद गोरी का। किसका आता है प्यारे बच्चों? मोहम्मद गोरी का आता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, समझा लेते हैं, फिर इसके बाद है पूरा पीडीएफ बता दूंगा। मोहम्मद गोरी तो किस वंश का शासक था प्यारे बच्चों? गोर है, गोरी, गोर मिल रहा है ना। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? गोर वंश का शासक था। और इसका भी क्या कारण, मतलब इसकी क्या मंशा थी? मोहम्मद गोरी की भारत में आक्रमण करने की क्या मंशा थी? तो वही 2 मंशा, धन कमाना और इस्लाम का अच्छे से विस्तार करना। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो क्या बताएंगे? गोर वंश का शासक था। और इसके युद्ध करने के क्या कारण थे, या दूसरे पर चढ़ाई क्यों करता था? तो इसका 2 कारण था। पहला था धन और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार, ठीक है, प्रसार। और एक और प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गोरी जो है भारत में किस दर्रे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैं स्टार लगाऊंगा, डबल स्टार। ये आपका जो गोमल दर्रा है, ये क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गोरी भारत में किस पास से, किस दर्रे से गुजरा हुआ, मतलब किस दर्रे से एंट्री किया था। तो मोहम्मद गोरी क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी, गोरबंश, फिर गोमल, देख रहे हैं ग ग ग सब में, यहाँ भी ग, यहाँ भी ग, यहाँ भी ग। तो बस एक ऐसे पकड़ लीजिए कीवर्ड, मोहम्मद गोरी, गोरबंश और गोयल, गोमल, सॉरी गोयल नहीं, गोमल, गोमल दर्रे से इसने एंट्री किया। कहाँ पर एंट्री किया? भारत में। चलिए आगे देखते हैं, इसका पहला युद्ध कहाँ होता है? इसका पहला युद्ध कहाँ होता है? अहिनिलवाड़ा, अहिनिलवाड़ा। और ये कहाँ पड़ता है बेटा? पाटन का युद्ध। ये पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है बच्चों? गुजरात में, ठीक है। तो अहिनिलवाड़ा या पाटन का युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ। मतलब मोहम्मद गोरी गोमल आपके दर्रे से प्रवेश करता है और इसके बाद कहाँ आता है? वह अहिनिलवाड़ा या पाटन। अहिनिलवाड़ा एक जगह है, कहाँ पड़ता है? गुजरात के पाटन में। तो उसी को बोलते हैं पाटन का युद्ध भी, ठीक है। और पाटन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और मूलराज सेकंड, ठीक है। आपका चालुक्य वंश का शासक था मूलराज सेकंड। तो अहिनिलवाड़ा या पाटन का युद्ध 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और मूलराज के बीच में हुआ था, ठीक है बच्चों। और मूलराज क्या हुआ? इसमें विजयी हो गया और मोहम्मद गोरी क्या हो गया?
हार गया। ठीक है, तो यही हुआ कि मूलराज ऐसा बहुत कमजोर शासक नहीं था, कमजोर राजा नहीं था, बल्कि ये बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही क्या था बच्चों, पावरफुल था। इसने मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जब पराजित कर दिया 1178 में, और फिर इसके बाद वो 1191 में फिर दूसरा हमला करता है। कौन करता है, मोहम्मद गोरी। यानी कहने का मतलब जो एक बार परीक्षा में फेल हो गया तो उसको लगा कि अपनी कमजोरियों पर उसने ध्यान दिया कि नहीं, अब मुझे और कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, कहाँ पर मेरी कमजोरी है। तो कहने का मतलब है उसने उसके अपने घोड़े, अपने जो बंदूकें या जो उस समय तलवार या जिससे उनका युद्ध करने का जो सिस्टम पूरा होता था, उसने उसके कमजोरियों को अपने सुधारने का प्रयास किया। इसके बाद उसने तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा। ठीक है बच्चों, ये तराइन कहाँ पड़ता है, ये पंजाब, जो पंजाब हमारा प्रदेश है, पंजाब के भटिंडा में। कहाँ बच्चों, तराइन का प्रथम युद्ध। पहले तो जानिए कि 1191 में हुआ था, और तराइन कहाँ पड़ता है, पंजाब राज्य के भटिंडा नामक जगह है, वहीं पर आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1191। पहला युद्ध पाटन का युद्ध हो गया और दूसरा तराइन का प्रथम युद्ध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद और किसके किसके बीच में हुआ था ये जो युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध पर प्यारे बच्चों, तो ये आप जानते रहिए कि ये आपका मोहम्मद गोरी जो हार के गया था मूलराज सेकंड से, फिर दोबारा 1191 में मोहम्मद गोरी और अजमेर तथा अजमेर प्लस दिल्ली के जो शासक थे पृथ्वीराज सेकेंड या राय पिथौरा। ऐसे याद रखिए कि पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकेंड, पृथ्वीराज थर्ड, ऐसे करके प्यारे बच्चों कई नाम होता है। बस पृथ्वीराज रहेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे लुई 14वां आप पढ़े होंगे इसके बारे में। तो इसी तरीके से क्या होता है, अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है और दिल्ली तो दिल्ली जानते ही है, तो अजमेर और आपका दिल्ली, ये दोनों का शासक उस समय कौन हुआ करता था, पृथ्वीराज थर्ड, या पृथ्वीराज, इन्हीं को चौहान भी बोलते हैं। पृथ्वीराज थर्ड बोले या पृथ्वीराज चौहान बोले या राय पिथौरा बोले, सबका मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही होता है। राय पिथौरा किसका नाम है, पृथ्वीराज थर्ड, या पृथ्वीराज चौहान किसे कहते हैं, पृथ्वीराज थर्ड को ही कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें थी। और इसके बाद यहाँ से फिर कौन, तो ये जो 1191 में जब युद्ध होता है तराइन का युद्ध, तो प्यारे बच्चों ये मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, हार जाता है। मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, हार जाता है, और किसकी विजय होती है, ये पिथौरा राय पिथौरा की इसमें विजय होती है। ठीक है, अब इसके बाद फिर युद्ध होता है 1192 में। कहाँ पर होता है बच्चों, सॉरी वैसे देखिए 1192, फिर यहाँ से हार जाता है तो फिर भाग भाग के चला जाता है। यही गलती होती है कि उस समय राय पिथौरा या पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गोरी को मारते नहीं है, छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देंगे आप दुश्मन को, तो दुश्मन तो फिर बदला तो लेगा ही। वो क्या करता है, जाकर के फिर अच्छे से तैयारी करता है, अपने आकाओं से पूछता है कि भाई कैसे उससे लड़ा जाए, उसको क्या कमजोरी है और हमारे उसकी क्या कमजोरी है और हमारे में क्या क्या कमजोरी है, उसका क्या शक्तिशाली है। तो जा करके उसने फिर अपने 3 ऐसे सैनिकों को लिया जो कि इल्दौज, कुआचा और ऐबक, ये 3 जो है कि ये इनके दास थे। मोहम्मद गोरी के 3 दास थे। उस समय दास एकदम समर्पित तरीके से अपने शासक का, अपने राजा का, अपने सुल्तान का सेवा करते थे। ठीक है, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुआचा था और इल्दौज। ठीक है, अभी आगे कहानी आएगी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे तो ये सारी, ये जो तीनों हमारे ये जो दास थे प्यारे बच्चों, ये इतना सेवा करते थे अपने राजा का, अपने सेवक का, अपने सुल्तान का, कि उतना उनका सगा बेटा क्या करेगा। हर तरीके से एकदम समर्पित तरीके से तन मन धन से आप उनकी सेवा करते थे। तो मोहम्मद गोरी अपने 3 वफादार अपने दासों को लिया और ये बहुत ही वीर सैनिक के रूप में थे। और इसके बाद क्या क्या 1192 में फिर इसने पृथ्वीराज थर्ड या राज पिथौरा को हरा दिया। हराने के बाद फिर इन्हीं के साथ जो पृथ्वीराज थर्ड या राज पिथौरा थे, चंद्रबरदाई जो कि थे ना उनके समय में, तो उनको भी लेकर के ये चला गया अपने देश। ठीक है, और वहां पर जा करके उनकी फिर हत्या वगैरह कर दी। कई चीजें उसमें है देखने को मिलती है, आइए हम देखेंगे अभी आगे। और इसके बाद फिर एक और युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का, चंदावर का युद्ध। क्या होता है, चंदावर का युद्ध 1194 में। ठीक है बच्चों, 1194 में फिर होता चंदावर, मोहम्मद गोरी और गढ़वाल या राठौरों को और जयचंद। ठीक है, तो इस तरीके से
फिर ये आपका चौथा युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का चंदावर का, चौसे चौथा चौसे चंदावर 1194 में होता है, ठीक है, 1194 में। और ये जो गढ़वाल या राठौर, वहाँ का शासक उस समय कौन हुआ करता था? राजा जयचंद्र। और राजा जयचंद्र कौन है बच्चों? ये पृथ्वीराज चौहान के मामा जी हैं। कौन है? राजा जयचंद नहीं, जयचंद्र, ठीक, याद रखिए, जयचंद्र ये पृथ्वीराज के क्या थे? सगे मामा थे। और संयोगिता, आपने नाम सुना होगा संयोगिता, तो राजा जो जयचंद है उन्हीं की सुपुत्री थी। और ये पृथ्वीराज चौहान के मामा यानी रिश्ते में क्या लगेंगे? उनकी बहन ही लगेंगी, मामा की लड़की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपने मामा के ही लड़की से सच्चा वाला प्यार हो गया, ठीक है बच्चों। और इसीलिए जब ये पृथ्वीराज चौहान जब तराइन का द्वितीय युद्ध जब लड़ रहे थे, तो ये भाई किसी, अब उनको लगा था ये मेरा भांजा ही है और मेरी बेटी से ही प्रेम कर रहा है, तो ये नाराज चल रहे थे। राजा जयचंद जो है नाराज चल रहे थे अपने भतीजे से, अपने भांजे से। तो उन्होंने जब सेकंड युद्ध हो रहा था, अगर उस समय राजा जयचंद साथ दिए होते पृथ्वीराज चौहान का, तब फिर मोहम्मद गोरी उनको नहीं हरा पाता। तो ये थोड़ा बातें थी, मतलब पर्दे के पीछे की जो कहानी है। तो राजा जयचंद ने क्या किया? इनका साथ, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, जिससे कि आपका तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। आइए आगे देखते हैं। अब ये सारी बातें प्यारे बच्चों बता दिए। अब थोड़ा सा इसमें जो मुख्य मुख्य फैक्ट है फटाफट में पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, अफगानिस्तान गजनबी वंश की स्थापना, देखिए गजनबी वंश की स्थापना अलप्तगीन नामक तुर्क ने की थी। गजनबी वंश की स्थापना अलप्तगीन नामक तुर्क ने की थी। अलप्तगीन के बाद इस वंश का दूसरा शासक, पहला तो अलप्तगीन था, दूसरा क्या था? सुबुक्तगीन बना, ठीक है बच्चों। सुबुक्तगीन को हाँ आगे देखिए, सुबुक्तगीन को इस्माइल और महमूद गजनबी नामक दो पुत्र थे, बिल्कुल सही है। और सुबुक्तगीन को इस्माइल और सुबुक्तगीन कौन था? अलप्तगीन का दामाद था। तो सुबुक्तगीन को इस्माइल और महमूद गजनबी नामक दो पुत्र थे और वे दोनों अलग पत्नियों से उत्पन्न हुए थे। इसमें इस्माइल जो था ये बड़ा बेटा था और सुंदर था, देखने में बहुत अट्रैक्टिव था, मनमोहक था, ठीक है। इस्माइल नाम है, इस्माइल मुस्कुराने वाला, ठीक है। और ये बड़ा बेटा था और बहुत ही उनको प्रिय था। किसको प्रिय था? सुबुक्तगीन को, ठीक है। इसी को सुबुक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन इसमें शासक के गुण नहीं थे। किसके अंदर नहीं था? इस्माइल के अंदर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। दूसरी तरफ महमूद गजनबी जाबुली प्रदेश के, ध्यान से देखिएगा, दूसरी तरफ महमूद गजनबी जाबुली प्रदेश की एक धनवान महिला का पुत्र था, इसलिए महमूद को जाबुली का धनी महमूद भी कहा गया। इसने अपनी सेना को लेकर के इस्माइल को पराजित करके गजनी वंश का चौथा शासक बना, ठीक है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। ये चौथा शासक बना था, कौन बना था? महमूद गजनबी। चलिए आगे देखते हैं, महमूद गजनबी के बारे में और फैक्ट देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। महमूद गजनबी विश्व का पहला शासक था जिसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो महमूद गजनबी है विश्व का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। महमूद गजनबी ने धन की प्राप्ति के लिए और इस्लाम के धर्म के विस्तार के लिए भारत के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है। महमूद गजनबी के आक्रमण का ब्यौरा इतिहासकार हेनरी इलियट ने, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, बस इसी को प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हेनरी इलियट ने महमूद गजनबी के आक्रमण का ब्यौरा इतिहासकार हेनरी इलियट ने दिया था। इन्होंने कहा कि 1000 से लेकर के 1028 तक महमूद गजनबी ने भारत के ऊपर, ये छोटी छोटी एग्जाम में यही पूछता है कि महमूद गजनबी भारत के ऊपर कितने आक्रमण किया। ऑप्शन में 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो महमूद गजनबी ने भारत के ऊपर
1000 से लेकर के 1028 के बीच में कुल कितने आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कुछ लड़ाकू जातियों को पराजित किया। ठीक है। महमूद गजनबी ने 1005 में मुल्तान के ऊपर 1005 में मुल्तान जो कि पंजाब में है, पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में है, मुल्तान के ऊपर आक्रमण करके करमाथी वंश के, किस वंश के? करमाथी वंश के शासकों को पराजित किया। मुल्तान से महमूद ने बड़े पैमाने पर सोना प्राप्त किया, इसलिए उसे मुल्तान को, तो पूछ सकता है कि स्वर्ण नगरी के नाम से महमूद गजनबी ने स्वर्ण नगरी के नाम से किसको संबोधित किया था? तो क्या बताएंगे आप प्यारे बच्चों? मुल्तान को। किसको? मुल्तान को। ठीक है। मुल्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यहीं पर वीरेंद्र सहवाग ने क्या लगाया था? 13 शतक लगाया था, इसीलिए वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। क्रिकेट भी आप लोग देखा करिए। आइए आगे देखते हैं। 1026 से 27 के ईस्वी में महमूद गजनबी ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात में चालुक्य वंश का शासक भीम था, इसको महमूद ने पराजित किया और सोमनाथ के मंदिर को शैव धर्म या संप्रदाय से संबंधित जो था उसको खूब लूटा, और लूटने के बाद यहाँ से महमूद ने बड़े पैमाने पर सोना, मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति की। इस समय महमूद का पीछा जाटों ने किया था। इस समय महमूद का पीछा मैंने पीछे बताया है किसने किया था? जाटों ने किया था, और कुछ धन को लूटा था। लूटा क्या था? वो सब रास्ते में फेंकते चले गए ताकि ये पूरा हमारा सामान न लूट ले। उनको लालच दिए, बहुत ही चालाकी से उन्होंने काम किया। अब आगे देखिए, जाटों का उल्लेख एक योद्धा वर्ग में, तो जाट डरपोक नहीं थे, क्या थे? एक योद्धा वर्ग के रूप में हुआ था। और यह मूलतः जाट कहाँ पे मिलते हैं प्यारे बच्चों? दिल्ली, याद रखिए, दिल्ली दिलवालों वाली, मथुरा, कृष्णनगरी, भरतपुर, पश्चिम बिहार, देख रहे हैं। तो जो मूल हमारे जो जाट हैं वो दिल्ली से बिलोंग, मथुरा से और भरतपुर। ठीक है। दिल्ली हो गया, मथुरा उत्तर प्रदेश में हो गया, और भरतपुर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? ये भी याद रखिए, भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। मथुरा कहाँ पर? यूपी में। और दिल्ली तो दिल्ली में। तो इस तरीके से या मूल जो हमारे जाट थे जिन्होंने इसका सेव किया था, ठीक है, सामना किया था। आइए आगे देखते हैं। सोमनाथ बाबा की मूर्ति को महमूद गजनबी को तुड़वा दिया था। उसने क्या किया? तुड़वा दिया, क्योंकि वह मूर्ति भंजक और उत्सीकन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। तो महमूद गजनबी का अन्य नाम क्या जाना जाता है? मूर्ति भंजक। जैसा नाम से क्लियर है, मूर्ति माने मूर्ति, भंजक माने भंजक, उसको तोड़ने वाला। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जो मूर्ति भंजक का भी काम करता था? मूर्ति लिया, सोना का, चांदी का, जो भी जहाँ से चुराया, लूटा, उसके बाद उसको तुड़वा देता था। और तुड़वाने के बाद यहाँ भी तक भी कहा जाता है कि यह मूर्ति का जो सोने या चांदी थे उसके बाट बना देते, बाट समझ रहे हैं, जिससे हम वजन नापते हैं, 1 किलो 2 किलो। तो यह चावल दाल या सब नापने के लिए नहीं, बल्कि मूर्ति, जो मूर्तियां होती थी, मूर्तियों को, इससे मांस है, विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस को तौलने के लिए उस मूर्ति के जो टुकड़े थे उसका प्रयोग किया। उसने, किसने किया? महमूद गजनबी ने किया, क्योंकि वह मूर्ति भंजक या उत्सीकन। तो पूछ सकता है उत्सीकन या मूर्ति भंजक की टाइटल किसको दी गई है? मूर्ति भंजक तो पकड़ लेंगे, लेकिन अगर उत्सीकन पूछ दिया तो थोड़ा सा मामला फंस जाएगा। मामला फंसाना नहीं बच्चों, उत्सीकन भी इसी का नाम है, मूर्ति भंजक का ही कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसको कहते हैं? महमूद गजनबी को। वर्ष 1027-28 में जाटों को दंड देने के लिए महमूद गजनबी ने अंतिम बार आक्रमण किया था, क्योंकि जाट परेशान किए थे, सोना चांदी जीत के भाई साहब जा रहे थे, और पीछे पीछे भी लग गए, क्योंकि ये भी वीर थे, पराक्रमी थे। तो भाई पीछा कर किसी के काम में आप दखल अंदाज करेंगे, तो उनको गुस्सा लगा महमूद गजनबी भाई साहब को। तो क्या किए? अंतिम बार उन्होंने युद्ध किया, आक्रमण किया। ठीक है,
आइए, महमूद गजनवी शासक होने के साथ साथ अपने दरबार में साहित्यकारों को भी क्या करते थे, संरक्षण भी देता था। ठीक है, इसके दरबार में बताए हैं अभी, उत्वी नामक दरबारी इतिहासकार रहता था, उत्वी नामक दरबारी इतिहासकार रहता था। और इससे तारीख है यामिनी, इसी में सोने की चिड़िया भारत ना, हमने पिछले चर्चा कर चुका है कि इसके दरबार में उत्वी नामक दरबारी इतिहासकार रहता था। उसने किताब लिखा उत्वी आधात तारीख है यामिनी, और इसने उसी तारीख है यामिनी में ही क्या कहा था कि भारत क्या है, एक सोने की चिड़िया है नामक पुस्तक उसने लिखी। इसी पुस्तक में भारत को सर्वप्रथम धनी देश या सोने की चिड़िया के रूप में भी वर्णन किया। तो पूछेगा, और आप लोग गड़बड़ मत हो जाइएगा, अलबर्नी में मत मार दीजिएगा, ठीक है, किताबुल हिंद में। तो सोने की चिड़िया का उद्देश्य तारीख है यामिनी, यामिनी याद कर लीजिए, ठीक है, तारीख है यामिनी और उत्वी लिखा था। सोने की चिड़िया का उल्लेख तारीख है यामिनी में किया गया है और उसको लिखा कौन है, उत्वी। ठीक है, महमूद गजनवी का इतिहासकार, साहित्यकार। गजनवी के दरबार में अलबर्नी भी निवास करता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलबर्नी महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। अब क्या है, कुछ विशेष फैक्ट है अलबर्नी से, उसको भी देख लेते हैं। ये अलबर्नी साहब से है। इनका जन्म 973 में ईरान के ख्वारिज़्म प्रदेश में हुआ था, बता चुका हूँ पहले। 973 ईस्वी में ईरान के ख्वारिज़्म प्रदेश में हुआ था। तो आप कहेंगे सर ये तो ईरान से कैसे इसके पास चला गया, कैसे क्या है? भाई साहब, जब इस प्रदेश को मोहम्मद गजनवी ने विजय प्राप्त की, भाई साहब ये लड़ते थे, ये मतलब अगल बगल किसी को छोड़ते थोड़ी न थे। तो क्या किया, जब इस प्रदेश के मोहम्मद गजनवी विजय प्राप्त की तब इसने युद्ध बंदी के रूप में, देख रहे हैं, युद्ध बंदी के रूप में गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? अलबर्नी को। और जब मोहम्मद गजनवी भारत आया तो इसके साथ अलबर्नी भी भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है। अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ में आया था। क्वेश्चन बनेगा कि महमूद गजनवी के साथ, या ये पूछेगा, सीधा तो पूछता है कि अलबर्नी पहले क्या था, किसके साथ आया था, कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रखेंगे। तो अलबर्नी कहाँ का रहने वाला था प्यारे बच्चों? ईरान का था। अलबर्नी ईरान का रहने वाला था और किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ था। ईरान का होकर इसके साथ कैसे आ गया? तो महमूद गजनवी ने ईरान पर आक्रमण किया था, वहाँ पर विजय प्राप्त कर लिया। तो विजय प्राप्त करने के बाद अलबर्नी को युद्धबंदी के रूप में गिरफ्तार करके अपने साथ ले लिया। भाई विद्वान साथी था तो उसने उसको मारा पीटा नहीं, बल्कि कहा चलो तुम मेरे साथ रहो और मेरा नाम तुम रोशन करो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अलबर्नी ने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी रचना की थी। अलबर्नी ने क्या किया था? किताबुल हिंद और या तहकीब ए हिंद, याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के थोड़ा सा कठिन नाम है बच्चों, याद करिएगा इसको। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी रचना की, किस भाषा में की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरबी भाषा में की थी। इसमें भारत के तत्कालीन राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, धार्मिक, भौगोलिक सबका वर्णन किया। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया था? जब भी किताबुल हिंद जो किताब थी अभी अलबर्नी साहब की, इसका किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया था? एडवर्ड सचाऊ, है ना, हम लोग कहते हैं ये सचौआ, सचाऊ चाऊ नाम नहीं बोलते हम लोग, तो सचौआ भाई साहब सचाऊ कर दिए, लेकिन आगे जोड़ दिएगा एडवर्ड। क्या जोड़ेंगे आप लोग? एडवर्ड सचाऊ ने किया था। सचाऊ का भी नाम एडवर्ड, एकदम प्यार से लीजिए भाई, अंग्रेजी स्टाइल में। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एडवर्ड सचाऊ ने किया था। किताबुल हिंद का किताब कौन सा किताब था, एक बार फिर से देख लीजिए, यही किताब है। किताबुल हिंद कहे या तहकीक हिंद, किताबुल हिंद कहे चाहे तहकीक, ऐसे देख लीजिए, यही किताब है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। इसी का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? एडवर्ड सचाऊ ने। किताबुल हिंद हो चाहे तहकीक हिंद हो, इसी का वर्णन हमारे अंग्रेजी भाषा में एडवर्ड सचाऊ ने किया था। अलबर्नी पहला तुर्क है जिसने संस्कृत भाषा में लिखे गए भारतीय साहित्य व पुराणों का अध्ययन किया। देख रहे हैं कितना विद्वान व्यक्ति था वह अलबर्नी पहला तुर्क था जिसमें संस्कृत भाषा में लिखे गए भारतीय साहित्यों
वह पुराणों का अध्ययन सर्वप्रथम किए। आगे देखिए, भारतीय साहित्य वर्ष पुराणों का अध्ययन करने वाला था। कहने का मतलब है कि अकबरनी बहुत ही पहला तुर था जिसने संस्कृत भाषा में लिखे गए विभिन्न साहित्यों को, पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है, अपना तो किया भाई साहब, संस्कृत भाषा में भी लिखे गए भारतीय साहित्यों का, विभिन्न प्रकार के पुराणों का अध्ययन किया। किसने? अलबर्नी साहब ने। अब देखिए नोट, महमूद गजनवी के दरबार में बैहाकी भी था ना, एक साहित्यकार के रूप में। बैहाकी का भी मैंने नाम बताया शुरू में, बैहाकी। ठीक है बच्चों, ये बहुत विद्वान था, वो भी निवास करता था। इसी को उपाधि पूर्वी पेप्स, तो बस ऐसे याद रखिए, पूर्वी पेप्स किसका नाम था बच्चों? बैहाकी। क्या बताएंगे? बैहाकी, पूर्वी पेप्स। ठीक है, बहुत ही ये भी विद्वान साथी था। और किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी की। आइए आगे देखते हैं। अब इतना खत्म हो गया। अब मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत के राजनीतिक रूप से कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। कहने का मतलब है कि यहाँ के राजा आपस में ही लड़ते थे, कोई एकजुटता नहीं थी। जो जहाँ अपने में मस्त है, कोई कहाँ मस्त है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन आक्रमण कर रहा है। कहने का मतलब है कोई भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं था। कोई यहाँ इतने में है तो उतने में ही मस्त है, कोई यहाँ पर इतने में है तो इतने में है। ये नहीं कि सभी लोग मिल करके एक केंद्रीकरण करें और वहाँ पे अगर कोई बाहरी शक्तियाँ अगर अटैक करे, कोई शक्ति आए तो उसका हम लोग मिल करके सामना करें। तो वही कहने का मतलब है बच्चों कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय राजनीतिक रूप से कोई केंद्रीय शक्ति विद्यमान नहीं थी, कोई मुखिया नहीं था, सब अपने अपने मन के स्वामी थे। इस समय भारत में छोटे छोटे राज्य और शासक थे और ये सभी शासक आपस में संघर्षरत थे, आपस में ही लड़ते थे। इसलिए इस समय कोई विदेशी शक्ति भारत के ऊपर आक्रमण करके अपने राज्य की स्थापना कर सकता था। ठीक है, करके अपने राज्य की स्थापना कर सकता था। आगे देखिए, मोहम्मद गोरी गौर वंश का था, शासक था। इसने धन की भी प्राप्ति, भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आक्रमण किया था। ठीक है, इसके भी कई युद्ध हुए। अहिनीलवाड़ा या पाटन का युद्ध 1178 ईस्वी में कब हुआ था बच्चों? मोहम्मद गोरी के समय में अहिनीलवाड़ा या पाटन का युद्ध कहाँ है? ये गुजरात में। ये 1178 में युद्ध था। क्वेश्चन पूछ सकता है पाटन का युद्ध, तो अब बताएंगे इस युद्ध में चालुक्य वंशी शासक मूलराज सेकंड था, मूलराज सेकंड। आगे देखते हैं। आगे, तुर्क शासक मोहम्मद गोरी को पराजित कर फलतः मोहम्मद गोरी पराजित होकर अपनी गौर प्रदेश भाग गया। ठीक है, इसमें चर्चा मैं कर चुका हूँ। ठीक है, वहां पर कौन क्या मोहम्मद गोरी को हरा दिया? किसने हरा दिया? तुर्क शासक मोहम्मद गोरी पराजित करके फलतः मोहम्मद गोरी कौन सा था भाई, देख लीजिए। मूलराज सेकंड ने क्या किया? इसको हरा दिया। ठीक है, और फिर भाग गए। फिर इसके बाद फिर तराइन का प्रथम युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है बच्चों? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। इसमें अजमेर और दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के तुर्क शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। लेकिन पराजय के बाद मोहम्मद गोरी अपनी सेना की तैयारी में पुनः लग गया। जब हार गया तो फिर लग गया वह। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ बच्चों? 1192 में मोहम्मद गोरी और फिर वही राय पिथौरा के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने साथ और भी लोगों को जोड़ लेता है। कौन कौन थे भाई साहब? ये इल्दौस था, कुवैचा और ऐबक। ये बड़े ही खतरनाक थे, बहुत ही समर्पित थे, बहुत ही, और इन्हीं की मदद से दूसरे 1192 में ये जो युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा की हार हुई। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज थर्ड के पराजित कर दिया। लेकिन एक उदाहरण एक कहावत के अनुसार यह स्वीकार किया गया था कि पृथ्वीराज थर्ड बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या उसी के दरबार में करके स्वयं के प्राणों को भी नष्ट कर लिया था। एक उदाहरण है ऐसा। हालांकि अगर मान लीजिए उसने मोहम्मद गोरी को मार दिया तो मारने के बाद फिर अगले से कौन अभी देखिए सामने आएगा? तराइन के पंजाब भटिंडा में स्थित है। तो हो गया बात। आइए अगला, तब जब मार दिया था 1192 में तो फिर चंदाौर के युद्ध में कहाँ से आ गया? देखिए चंदाौर के युद्ध, देखिए ये सामने है चंदाौर का युद्ध। चंदाौर का युद्ध 1192 में अगर मार दिया तो फिर 94 में कैसे जीवित हो गया मोहम्मद गोरी? ये कुछ कहानियां हैं, किदवंतियां हैं।
तो चंदावर का 1194 में युद्ध मोहम्मद गोरी के कन्नौज के गढ़वाल या राठौरी वंश से जयचंद्र को पराजित कर दिया। जयचंद कौन था? वही राय पिथौरा का मामा, ठीक है। और इन्हीं की बेटी कौन थी? संयुक्ता, जिससे क्या हो गया था? उनको सच्चा प्रेम हो गया था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और इसी के चलते जयचंद ने उनका सहयोग नहीं किया था प्रथम और द्वितीय युद्ध में। कहाँ के? तराइन के। जयचंद चंद्र पृथ्वीराज थर्ड का मामा था और इसकी पुत्री संयुक्ता के साथ अपना प्रेम विवाह किया था। किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। आइए आगे देखते हैं। अपना प्रेम विवाह किया था, इसी वजह से जयचंद ने तराइन के युद्ध में राय का साथ नहीं दिया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सारी बातें हो गई हैं। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। देखिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन इतिहास अगर इतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे तो इतिहास पढ़ाते पढ़ाते हम खुद इतिहास बन जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा मेहनत करिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरीके से पढ़ाने का अंदाज मेरा कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।